हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आज आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपभ्रंश भाषा का व्याकरणिक स्वरूप पढ़ाने वाला हूं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यह परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। और मैं इसके पहले के वीडियो में अपभ्रंश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो है पढ़ा चुका हूँ। उसी के क्रम में मैं आज अपभ्रंश का व्याकरणिक स्वरूप पढ़ाने वाला हूँ, जो आपको आजीवन याद रहेगा। यह वीडियो कक्षा 9 से लेकर टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी आदि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो बिना देर किए हम अपना यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको जो है अपभ्रंश का व्याकरणिक स्वरूप का कुछ अंश पढ़ाया हूँ, लेकिन बृहद स्तर पर नहीं पढ़ाया हूँ। वहाँ पर इसके पूर्व वीडियो मैंने अपभ्रंश भाषा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में चर्चा किया है, परिचर्चा किया है। और अगर आपको इसकी आवश्यकता हो तो आप हमारे पूर्व की वीडियो में देख सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा हुआ है सर। मैं आपको जो है कुछ बातें जो आपको इसको पूर्व के वीडियो में नहीं बताया हूँ उसको डिटेल बताऊँगा, और जो इसके पूर्व की वीडियो मैंने बता चुका हूँ उसको मैं शॉर्टकट में बताऊँगा। और जो शॉर्टकट में बताऊँगा तो इसको मतलब समझिएगा कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, और जो नहीं इसके पूर्व वीडियो में बताया गया है उसका थोड़ा डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि आपको जो अपभ्रंश भाषा का व्याकरणिक स्वरूप या अपभ्रंश भाषा से संबंधित जितने भी परीक्षा हैं उसमें आता है। क्योंकि एक एग्जामिनर अच्छी तरह जानता है कि भारत की आधुनिक आर्य भाषा से ही जो है बच्चे पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारतेंदु युग, भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, आधुनिक मतलब हिंदी भाषा खड़ी युग। तो ये इस तरह से ये लोग जानते हैं कि इसमें बच्चा ज़रूर कुछ न कुछ पढ़ा होगा, जिसमें कबीर का और सूरदास का, तुलसीदास जी का, जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का पढ़ा होगा। तो यहाँ से प्रश्न नहीं आता है। अधिकतर वो जानता है कि जो हमारी प्राचीन आर्य भाषा है, जिसमें जो है प्राचीन आर्य भाषा में आप आ जाएंगे वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, ये सब जो भाषाएं हैं, इस भाषा में बच्चे को नॉलेज भी नहीं है और बच्चा पढ़ता भी नहीं है। तो और थोड़ा उसको ये लगता है कि ये कठिन भी है, और जो चीज़ कठिन होती है वहीं से परीक्षा बनता भी है। क्योंकि एग्जामिनर नौकरी देता है, तो नौकरी जब देगा तो वो आसान प्रश्नों से तो देगा नहीं। वो जानता ही है कि मतलब कि जहाँ से आसान है सभी बच्चे पढ़ें, वहाँ से देंगे तो सभी बच्चे लगा लेंगे। इस नाते आपको वहाँ से प्रश्न देता है जहाँ आपको कठिनाई महसूस हो। तो हमारा काम है कि जहाँ आपको कठिनाई है वहीं से आपको हम समझाना शुरू करेंगे, क्योंकि वो चीज़ आपको सरल हो जाए। और जब सरल हो जाएगा तो आप लोग जिस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र को जानते हैं, द्विवेदी युग को जानते हैं, संत जो है तुलसीदास जी को जानते हैं, सूरदास जी को जानते हैं, इसी तरह से यहाँ पर अन्य कवियों का भी नाम और उनका रचना और उनका जो भी तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य है, सब मालूम हो जाएगा। इस नाते जो है ये मेरा जो अपभ्रंश का है, इसका मैं कम से कम 10 वीडियो बनाया हूँ। अपभ्रंश भाषा से संबंधित मैं 10 वीडियो बनाया हूँ और इसका 10 पार्ट होगा। अब आप सोच सकते हैं कि 10 पार्ट में कितना बड़ा अपभ्रंश का जो है बृहद स्तर है, बृहद क्षेत्र है। तो अब बिना देर किए मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्द का प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में हुआ। इसके पूर्व के वीडियो में बता ही चुका हूँ कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला प्रयोग, अगर प्रश्न आता है कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ था, किस पुस्तक में हुआ था, तो आप जो है निश्चित होकर के लिख देंगे कि जो है पतंजलि के महाभाष्य में हुआ है। ठीक है।
दूसरा है कालिदास जी के विक्रमोर्वशी में निम्न वर्गों की भाषा। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कालिदास की प्रमुख रचना है विक्रमोर्वशी, उसमें जो है विक्रमोर्वशी में जो है उसमें दर्शाया गया है कि निम्न वर्गों की भाषा, मतलब कालिदास जी के जो पुस्तक है विक्रमोर्वशी, उसमें जो है लिखा है निम्न वर्गों की भाषा, मतलब अधम जाति के लोग उस समय जो है अधम जाति के लोग उस समय निम्न वर्ग की जो भाषा थी वो अपभ्रंश भाषा थी। और जो उस समय संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे जैसे कालिदास और जो है भर्तृहरि जी, इन लोगों का जो साहित्यिक भाषा थी वो था जो है संस्कृत रूप में था। लेकिन जो मतलब देश की बोलचाल भाषा थी और जो लोग आपस में बोलते थे, जैसे आज के ज़माने में हम लोग भोजपुरी हिंदी बोलते हैं, अवधी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, तो उसी प्रकार से उस समय की जो आम भाषा थी और जो निम्न वर्ग की मतलब अधम वर्गों की भाषा थी, वह जो है उस काल में, कहने का मतलब उस काल में उस समय में जो है अपभ्रंश भाषा थी। यही बात यहाँ पर दर्शाना चाहते हैं हम कि कालिदास जी के विक्रमोर्वशी, मतलब जो कालिदास जी की रचना है विक्रमोर्वशी में, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह जो अपभ्रंश की भाषा है वह निम्न वर्गों की भाषा यानी अधम वर्गों की भाषा है। इसका मतलब वहाँ पर दो जो है वर्ग था। एक वर्ग यह था जो प्रकांड विद्वान था, जो संस्कृत में काव्य रचना कर रहा था, साहित्य में जो रचना हो रहा था वो किस भाषा में हो रहा था, संस्कृत भाषा में। और दूसरा जो वहाँ की बोलचाल की भाषा थी जिसमें अपभ्रंश जो है चल रहा था, वहाँ की भाषा जो थी वो निम्न वर्गों की भाषा थी। यह कौन प्रमाणित करता है, कालिदास जी का विक्रमोर्वशी। आप समझ गए होंगे। तीसरा है नामवर सिंह का मत। ये बहुत बड़े आलोचक रहे हैं नामवर सिंह, जो बहुत बड़े आलोचक रहे नामवर सिंह। तो इन्होंने जो है सबसे पहले इनका जो है ये जो अपभ्रंश की भाषा थी उन्होंने उसको दो भागों में बांटा है। तो यहाँ पर थोड़ा काल का रचना हो रहा है कि किस काल में, उस काल में जो अपभ्रंश का काल चल रहा था उसमें कितने भागों में बांटा गया था, अपभ्रंश भाषा का काल में कितने भाग थे। तो उसमें कई जो है मत है और कितने भी विद्वान हैं वो जो है अपने अपने मत के अनुसार, इसके पूर्व में भी बता चुका हूँ, थोड़ा छूटा हुआ है इसमें बता रहा है। तो नामवर सिंह जी जो है थे, उनका मत था कि जो अपभ्रंश भाषा है वह जो था वो पूरे देश में या पूरे प्रदेश में जहाँ भी जो है अपभ्रंश भाषा चल रहा था उसमें भाषागत, देखिए यहाँ पर लिखा है भाषागत, व्याकरणीय, बोलने चालने में अंतर नहीं, केवल भौगोलिक अंतर है। इनका मत था कि जो नागर और उपनागर दो पार्ट था उसके व्याकरण में, उसके भाषागत शैली में और बोलने चालने में कोई अंतर नहीं था। केवल अंतर मात्र यह था कि जो नागर था वो मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती थी, राजस्थान में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नागर कहाँ की भाषा थी, राजस्थान की। और जो उपनागर भाषा थी वो कहाँ की भाषा थी, गुजरात की। बस यही अंतर था। लेकिन उसमें भाषागत, व्याकरणीय माने व्याकरण का, ग्रामर का और बोलने चालने में कोई अंतर नहीं था। केवल यही अंतर था कि जो नागर भाषा थी वो राजस्थान की भाषा थी और जो उपनागर है वो गुजरात की भाषा है। तो नागर से आप जान लीजिएगा कि जो है नागर मतलब राजस्थान और उपनागर मतलब गुजरात की भाषा है। प्रश्न भी आ सकता है कि जो नागर जो भाषा थी, अपभ्रंश भाषा का एक स्वरूप है जो है नागर, वो मुख्यतः कहाँ बोली जाती थी। तो आप लिखेंगे जो नागर भाषा थी वह मुख्यतः राजस्थान की भाषा थी और जो उपनागर थी वो गुजरात की भाषा थी। ठीक है, मतलब और उसमें ये भी लिखिएगा कि जो नागर और उपनागर में कोई अंतर नहीं था, भ्रंश भाषा में कोई अंतर नहीं था, न ही उसके भाषागत में, ना ही उसके व्याकरण में, ना उसके बोलने चाले में कोई अंतर नहीं था। केवल इतना ही अंतर था जो जैसे कहीं किसी का नाम दे दिया जाता है, जैसे राजस्थान में जो है उसी अपभ्रंश का नाम नागर दे दिया गया और उसी अपभ्रंश का नाम गुजरात में क्या दे दिया गया, उपनागर। तो नामवर सिंह के मत के अनुसार कि नागर और उपनागर मतलब भ्रंश भाषा में कोई अंतर नहीं था। बस क्या अंतर था, केवल भौगोलिक अंतर। भौगोलिक मतलब उसके भूगोल से मतलब उस स्थानीय अंतर था। ठीक है, आपके समझ में आ चुका होगा।
चौथा अब देखिए, अब उनका जो डॉक्टर नामवर सिंह हैं, उनका मत ये था कि जो व्याकरण भाषागत और बोलने चालने में कहीं अंतर नहीं था, केवल भौगोलिक अंतर था। लेकिन वहीं एक नामी साधु हुए हैं, यहाँ आप देख लीजिए नामी साधु लिखा हुआ है। तो जो नामी साधु हैं वह जो है लाल पेन लो, जो नामी साधु थे, उनका मत था कि जो है वो 3 भागों इसी को बांटे थे, अपभ्रंश भाषा को 3 भागों में बांटे थे। ठीक है, अब देखिए पहला जो है उपनागर, दूसरा आभीर और तीसरा ग्राम्य और चौथा जो है मार्कंड, 3 भागों में बांटे थे। देखिए नामी साधु का मत फर्स्ट है उपनागर, दूसरा अभीर और तीसरा ग्राम्य। अब जो ये तीनों भागों, इन्होंने इनको 3 भागों में बांटा है, तो अब इसको ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही जानिए कि जो नामी साधु थे उन्होंने जो अपभ्रंश की भाषा है उसको कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। कौन कौन? उपनागर, आभीर और ग्राम्य। ठीक है, मार्कंडे जी ने भी, और जो डॉक्टर नामी साधु थे उन्हीं का जो है जो मतलब अनुसरण मार्कंडे जी भी ने भी किया था। उन्होंने भी इसको अलग अलग कहा है। मतलब ये जो उपनागर भाषा है, आभीर भाषा है, ग्राम्य भाषा है, इसको इन्होंने जो डॉक्टर नामी साधु थे इसको 3 भागों में बांटा, और उन्हीं का अनुसरण मार्कंडे जी ने भी किया, उन्होंने भी इसको जो है 3 भागों में बांटा है। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर नामी साधु का मत और मार्कंडे जी का मत एक है, और इसको जो है 3 भागों में इन्होंने बांटा है भ्रंश भाषा को। जबकि डॉक्टर नामवर सिंह 2 भागों में बांटे हैं। कौन कौन? एक नागर, एक उपनागर। और डॉक्टर नामी साधु का मत है कि उपनागर, अभीर और ग्राम, ये 3 भागों में बांटे हैं। मार्कंडे जी ने भी 3 भागों में बांटा और सबको अलग अलग कहा है। अब जो चौथे बहुत ही महत्वपूर्ण है, धीरेन्द्र वर्मा का मत। यहाँ देखिए लिखा है धीरेन्द्र वर्मा का मत। अब धीरेन्द्र वर्मा का मत, यही जो लिखे हैं धीरेन्द्र वर्मा का मत, यही आज के ज़माने में मतलब सर्वमान्य है। मतलब ये इनका जो मत है यही सर्वमान्य मत है, सर्वमान्य मत। क्योंकि आज जो भी हम लोग अपभ्रंश भाषा का जो है बंटवारा करते हैं या जितने भागों में बांटते हैं वो निम्न 6 भागों में हम बांटते हैं। देखिए पहला क्या है? सौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ब्राह्मण मतलब पैसाची और खस, और छठवां है मराठी। इन्हीं 6 भागों में मतलब विभक्त है गया है, और आज के साहित्य में इसी में बंटवारा हुआ है। ये आपका जो है अपभ्रंश भाषा जो है वो आर्य भाषा कहा जाता है, और इस आर्य भाषा में से ही जो है आधुनिक भाषा निकला हुआ है, जिनको जैसे हम उड़िया, असमिया, पंजाबी, मराठी, बंगाली, बिहारी हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये सब जो है यहाँ लिखा ना आधुनिक आर्य यानी हिंदी भाषा। इन्हीं देखिए यहाँ तीर मैंने मारा है, इन्हीं भाषाओं, इस अपभ्रंश भाषाओं में से जो है कौन भाषा निकला है? आधुनिक आर्य यानी हिंदी भाषा। ठीक है, तो ये अपभ्रंश भाषा का जो यहाँ पर है वो कितना बंटवारा हुआ है? 6 बंटवारा हुआ है। इसको एक बार मैं पुनः पढ़ दे रहा हूँ, इसको आपको याद होना चाहिए। सौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ब्राह्मण, खस और मराठी। इसके विषय में मैं जो है इसके पूर्व में अच्छी तरह से बता दिया हूँ कि इस मराठी की जो भाषा है इसका पूर्व नाम क्या था, खस का पूर्व नाम क्या था, और ब्राह्मण जो भाषा है आर्य भाषा अपभ्रंश भाषा, इसमें से कौन कौन बोलियाँ निकली हुई हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश में से कौन कौन बोलियाँ निकली हैं, मागधी अपभ्रंश में से कौन कौन बोलियाँ निकली, सौरसैनी अपभ्रंश में से कौन कौन बोलियाँ निकली। इसको मैं इसके पूर्व के वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, और आपको जो है देखना हो तो उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। अब इसके आगे देखिए लिखा है अपभ्रंश भाषा का व्याकरणीय स्वरूप। वो तो हमारा थोड़ा भूमिका था, अब जो मैं सीधे व्याकरण पर आता हूँ, क्योंकि बिना जो है भूमिका के कहानी समझ में नहीं आती है। तो अब जो अपभ्रंश भाषा है उसका व्याकरणीय विशेषताएं और कमियां क्या थी इसके विषय में आ रहा हूं, और उसका क्या लक्षण थी, मतलब जो अपभ्रंश भाषा था उसका क्या क्या लक्षण थे, कैसे हम पहचान सकते हैं कि वो अपभ्रंश भाषा है या था। यहाँ देखिए स्वर कुल 8 स्वर, मतलब इसके पूर्व वीडियो मैंने बताया था कि अपभ्रंश भाषा में कितने स्वर हैं, प्रश्न भी कई बार आया है।
टेट सी टेट सुपर टेट में कि मतलब अपभ्रंश भाषा में कुल कितने स्वर थे, तो 8 स्वर थे। ठीक है, अ आ ई उ ए ओ। देखिए यहाँ लघु जो है ए है और यहाँ लघु ओ है। इसमें जो है इसका दीर्घ जो है देखिए यहाँ लिखा आय और इसका दीर्घ जो है अ होता है। तो ये दोनों उस समय अपभ्रंश भाषा में नहीं थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितने स्वर थे अपभ्रंश भाषा में? 2, 2 4, 2 6, 2 8। इसको आप नोट करते जाइएगा। पहला विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता इसमें था कि री जो वर्ड है स्वर में आता है, अ आ ई उ री, तो यह जो री है ये इस तरह का नहीं लिखा जाता था। यहाँ देखिए मैंने लिखा उच्चारण में था, मतलब उच्चारण में हम री बोलते थे। ठीक है, लेकिन लेखन में ये जो री होता है जिसको आज हम री लिखते हैं, ये री लेखन में नहीं था। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि जो हम लोग आज री इस तरह से लिखते हैं, यह री जो है अपभ्रंश भाषा के समय में नहीं था, इस आकार में, इस रूप में यह नहीं था। तब हम री को इस तरह बोलते थे, री। ठीक है, तो ये री जो है ये अपभ्रंश भाषा के काल में री हम इस तरह लिखते थे, और जो आधुनिक रूप में इस री को हम जो है इस रूप में लिखते हैं। तो ये आधुनिक हिंदी में है और ये अपभ्रंश भाषा में री है। तो कहने का मतलब है उच्चारण में हम री बोलते थे, उच्चारण में हम री बोलते थे, लेकिन लेखन में री नहीं था, ये नहीं था। ठीक है, दूसरी बात, री जो है जो अपभ्रंश भाषा है, उस अपभ्रंश भाषा में री जो है 3 प्रकार का जो है प्रयोग होता था। कहीं कहीं पर जो ये री है उसको हम री लिखते थे, जैसे री से ऋतु। उसके बाद री को कहीं कहीं जो है यह का प्रयोग होता था, मतलब री को री न लिख करके हम यह कहते, जैसे कृष्ण है तो कृष्ण को हम यहाँ पर री है आ रहा है ना, री, तो ये री न लिख करके हम क में कंड लिखते थे। क्या लिखते थे? कंड। ठीक है, मतलब इस पर यह आ जा रहा था। फिर देखिए ऊ, तो कहीं कहीं जैसे हमको ऋतु लिखना है, जैसे मान लीजिए ऋतु लिखना है, ऋतु, तो ऋतु न लिखकर हम क्या उस समय बोलते थे? उतु। क्या बोलते थे? उतु बोलते थे। तो मतलब री जो है वहाँ पर 3 प्रकार के से लिखा जाता था। हम री को इस तरह, पहला नंबर इस तरह री लिखते थे, फिर री का प्रयोग या के रूप में भी वो करते थे, और री का प्रयोग ऊ के रूप में करते थे। स्पष्ट हो गया होगा। उसके बाद जो तीसरा प्रमुख लक्षण था, ऊकार की बहुलता थी। जो ऊकार की मात्रा होती है, जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये जो मात्रा होता है उस समय जो अपभ्रंश भाषा था उसमें जो है उकार की बहुत अधिक मात्रा थी। उकार मतलब ऊ की मात्रा। जैसे हम आज के ज़माने में जन मतलब होता है आदमी, धन मतलब धन, मन मतलब मन, लेकिन ये आज की आधुनिक भाषा में लिखा जाता है। लेकिन इसके पूर्व में जो अपभ्रंश भाषा जब चल रही थी तो वहाँ पर हम ऊ का मात्रा, देखिए वहाँ पर छोटा ऊ का मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ जन को हम जनू बोलते थे। क्या बोलते थे अपभ्रंश भाषा में? जन को जनू बोलते थे, धन को धनु बोलते थे, मन को मनु बोलते थे। ये अपभ्रंश भाषा में इसका प्रयोग हो रहा था। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ लिखा है अनुनासिकता की प्रकृति का बढ़ना। मतलब उस समय जो है अनुनासिक भाषा का लोप था, मतलब वहाँ पर ज़्यादा प्रयोग नहीं हो रहा था। तो उस समय जो है जैसे इस समय हम पक्षी बोलते हैं तो उस समय पाखी बोला जाता। पक्षी को क्या बोला जाता था? पाखी। और आज के ज़माने में हम सिंह लिखते हैं, देखिए यहाँ सिंह है, ठीक है, लेकिन पूर्व के ज़माने में हम सिंह नहीं, मतलब यहाँ जो बिंदी रहता है वो बिंदी गायब है। मतलब अपभ्रंश भाषा में जो है अनुनासिकता का प्रयोग नहीं हो रहा था, जो है धीरे धीरे बढ़ा है। और अनुनासिक का मतलब होता है अनुस्वार। अनुनासिक का मतलब क्या होता है? अनुस्वार। और अनुस्वार जो है देखिए जिसको हम कहते हैं अंग अह, ये यहाँ देखिए अंग अह, यह जो है दोनों जो है इसमें जो अ है यह जो है अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार है। और जो अ है यह विसर्ग है। क्या है? विसर्ग। ठीक है, विसर्ग का पहचान क्या है? जैसे मान लीजिए लिखना है अतः, क्या लिखना है? अतः। तो जो ये बिंदी अतः में हम लिखते हैं ये कौन चिन्ह है? इसको जो है विसर्ग कहते हैं। तो जो यह है यह विसर्ग है और अंग जो है अनुस्वार है। अब यह जो अनुस्वार है इसको कैसे लिखते हैं? जैसे हमको लिखना है बंदर। क्या लिखना है? बंदर। तो ये जो बिंदी है
यह जो बिंदी है यह जो है अनुस्वार है। अब अनुस्वार में भी दो भेद हैं, अनुस्वार में भी दो भेद हैं। एक होता है देखिए इस तरह से, और एक होता है केवल इस तरह से। ठीक है, ये जो चंद्र है, चंद्र मतलब चंद्रमा के आकार का, इस पर बिंदी है तो इसको चंद्र बिंदु कहते हैं, और ये जो यह है यह सिर्फ बिंदी है तो ये बिंदु कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम दीर्घ अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ अनुस्वार। क्या कहते हैं? दीर्घ अनुस्वार। और इसको हम क्या कहते हैं? लघु अनुस्वार। लघु यहाँ देख सकते हैं, लघु अनुस्वार। ठीक है, मैं आपको हिंदी का व्याकरण एकदम गारंटी देता हूँ कि हिंदी का व्याकरण एकदम फिट कर दूंगा, और कोई भी चीज़ सीखने के लिए छोटी छोटी चीज़ से सीखा जाता है और बाद में वो समृद्ध हो जाता है। ये हमारा नहीं मतलब है कि आपको मैं अलग मुझे आपको कारक पढ़ाना है, आपको वर्णमाला पढ़ाना है, आपको विभक्तियाँ पढ़ाना है, तो मैं आपको धीरे धीरे इसमें भी आपको संकेत के रूप में थोड़ा थोड़ा पढ़ाते जाऊँगा। और खुदा न खास्ता हो सकता है कि आप नहीं पढ़ पाएँ, तो ऐसा नहीं रहा कि आप नहीं पढ़ पाए अगला वीडियो हमारा तो इसका मतलब कि आप उसको जान ही नहीं पाए। तो थोड़ा थोड़ा जानकारी मैं देते रहूँगा तो आपकी हिंदी धीरे धीरे समृद्ध व्याकरणिक रूप से होती जाएगी। अब देखिए इसका उदाहरण, ये आपको मैं अनुस्वार बता रहा हूँ। ये क्या है? अनुस्वार। इस अनुस्वार में दो भाग होते हैं। इस अनुस्वार में दो भाग होते हैं। ठीक है, पहला कौन? दीर्घ अनुस्वार, और दूसरा लघु अनुस्वार। जो ये बिंदु लगता है पाई के ऊपर बिंदी, ये आपका लघु मतलब छोटा अनुस्वार है, और जो चंद्र लगाकर बिंदी लिखा जाता है वो दीर्घ अनुस्वार है। अब दीर्घ अनुस्वार का मैं प्रयोग भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे आपको आँख लिखना है, आँख, तो जो ये आँख है इस पर कौन अनुस्वार लगा हुआ है? इस पर दीर्घ अनुस्वार लगा। कौन लगा है? दीर्घ अनुस्वार लगा है। और जैसे आपको बंदर लिखना है, अंदर लिखना है, अंदर, तो इस पर जो केवल बिंदी है यह आपका लघु अनुस्वार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए संयुक्ताक्षर का लोप। संयुक्ताक्षर मतलब दो अक्षरों के मेल से जो वर्ण बनता है उसको जो है संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण के रूप में मैं आपको दिखा दूं कि जैसे आपको प्र लिखना है, प्र, ये क्या है? संयुक्ताक्षर है। क्र, ये क्या है? संयुक्ताक्षर है। तो इसमें प्र में कौन है? ये आधा प है और पूरा र है। ये आधा प है और पूरा क्या होता है? र है। क्र में आधा क है और पूरा र है। ठीक है, लेकिन मैं एक सूत्र आपको बता दे रहा हूँ, आपको आजीवन लिखनी नहीं, जो है आजीवन में कभी नहीं भूलेंगे। आप जब मोबाइल में लिखने के लिए आपको दे दिया जाता है, कुछ लोग अंग्रेजी में तो आराम से लिख लेते हैं, लेकिन हिंदी जब उनको लिखने के लिए कह दिया जाए संयुक्ताक्षर तो नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि उनको वो समझ नहीं आता है कि कहाँ पर क्या लिखना है। अंग्रेजी में, हिंदी में तो लिख लेते हैं, अंग्रेजी में तो लिख लेते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं लिख पाते हैं। और एक बात बता दे रहा हूँ कि जिसको हिंदी में वर्णमाला में जो है शब्द नहीं लिखने आएगा, वो गारंटी के साथ अंग्रेजी में वर्णमाला नहीं लिख पाएगा। अब उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए हमको क्रय लिखना है। क्या लिखना है? क्रय। तो क्रय लिखना है तो अंग्रेजी में हम ये नहीं समझ पाते हैं या हिंदी में नहीं समझ पाते हैं कि इसमें कौन आधा है और कौन पूरा। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आजीवन याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। कभी चाहे मोबाइल में टाइपिंग करना हो, कहीं भी करेंगे, आपको कभी भूलेगा नहीं, आप याद रखेंगे। उदाहरण के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या आपको आधा दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है? बोलिए, क्या आपको यहाँ आधा दिखाई दे रहा है कि पूरा दिखाई दे रहा है? जो दिखाई दे रहा है वो गलत है, और जो नहीं दिखाई दे रहा वही सही है। तो यहाँ पर स्पष्ट किसी भी बच्चे से अगर हम पूछेंगे जो 2, 3, 4, 5 में भी होगा, वो भी कहेगा कि क्या जो है यहाँ पर पूरा है और र क्या है? आधा है। ठीक है, यही इसी का बस उल्टा करना है। इसी का बस क्या करना है? उल्टा। जो हमको पूरा दिखाई दे रहा है वो आधा है, और जो आधा है वो क्या है? पूरा है। अब उदाहरण के रूप में जब हमको क्रय लिखना होगा अंग्रेजी में तो हम क्या लिखेंगे? के। क्या है? पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या लिखेंगे? आधा। और र हमको क्या दिखाई दे रहा है? आधा, तो ये पूरा लिखेंगे, KRA। ये क्या हो जाएगा? क्रय। ठीक है, हिंदी में लिखना होगा तो हिंदी में जो है जो उसका बोर्ड होता है उसमें हलंत रहता है, फिर यह आ रहता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो
यहाँ पर आपको क के नीचे से हलंत रहेगा, तो जो हलंत रहता है ये आधा मात्रा, आधा स्वर होता है। क्या होता है? आधा स्वर होता है। ठीक है। और जब र लिखेंगे तो इसके नीचे ये हलंत नहीं रहेगा। जिसके नीचे हलंत नहीं रहेगा वो पूरा स्वर होता है, और जिसके नीचे हलंत होता है वो आधा क होता है। किसी भी अक्षर के नीचे अगर हलंत है तो वो आधा माना जाता है। तो अगर क लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? क के नीचे हलंत रहेगा और धन र पूरा बराबर क्या हो जाएगा? क्रय। ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो अभ्रंश का काल था उस समय जो संयुक्ताक्षर थे वह जो है अलग अलग रहते थे। क्या क्या रहते थे? अलग अलग लिखा जाता था। जैसे मैंने आपको क और र को बताया, क्रय ये आपका संयुक्ताक्षर है, तो उस समय क और र अलग अलग लिखा जाता, कर लिखा जाता। क्या लिखा जाता था? कर। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए, अगर ये तो आपको वर्ड मैंने बताया है, शब्द में आइए आप, तो शब्द में अगर क्रिया लिखना है, देखिए यहाँ पर क्रिया, अगर शब्द में क्रिया लिखना हो तो इस तरह नहीं लिखा। अभ्रंश भाषा में इस तरह नहीं लिखा जाता था। अभ्रंश भाषा में एकदम सीधा सीधा की, री, या इस तरह लिखा जाता है क्रिया। अभ्रंश भाषा में क्रिया को इस तरह लिखा जाता है। इसी तरह अगर प्रक्रिया लिखना हो तो प्रक्रिया में जो है प, र, की, री, या इस तरह लिखा जाता था। ठीक है। ये जो अब है और ये जो है दोनों क्या है? अभ्रंश भाषा के काल का शब्द है। ठीक है। अब आगे देखिए, अल्प प्राण का य में बदलना। अल्प प्राण का य में बदलना, इसका मतलब यह था कि जो अभ्रंश भाषा का समय जब चल रहा था तो ये जो च है ये जो है कौन था? अल्प प्राण था। अब कैसे आपको मैं बता दूं? आपको मैं थोड़ा थोड़ा हर चीज़ बताते जाऊंगा जिससे कि आपका साहित्यिक समृद्धि होता रहे। पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि अल्प प्राण और महाप्राण होता क्या है। ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण होता क्या है? यहाँ मैं दो चीज़ लिख रहा हूँ। यहाँ देखिए अल्प प्राण और यहाँ है महाप्राण। इसका भी ट्रिक मैं आज ऐसा बता दूंगा कि चाहे आप इसके बाद जो है अल्प प्राण महाप्राण हमारे अगले वीडियो में पढ़ें या न पढ़ें, लेकिन मैं जो बता दे रहा हूँ शॉर्टकट में, ये आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, किसी का भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। मैं ऐसा शॉर्टकट बता दूंगा कि अल्प प्राण और महाप्राण का जो सूत्र बताऊंगा वो आपको कभी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। परीक्षा में आएंगे आपको जो है तुरंत बता देंगे कि कौन वर्ड जो है अल्प प्राण है और कौन प्राण जो है वर्ड महाप्राण है। ठीक है। इसके बाद घोष अघोष भी होता है, उक्षिप्त व्यंजन होता है, उसमें व्यंजन, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसका अलग अलग चैप्टर बनाऊंगा, उसको बाद में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ चूँकि दूसरा शीर्षक उठाया हूँ इस नाते इसमें शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए वर्णमाला में क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 जो है वर्ड है। ये क वर्ग, ये किसका है? क वर्ग में आते हैं। इसी तरह क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग सब आते हैं। तो सब में इसी तरह 5-5 अक्षर, जिसको हम जो है पंचमाक्षर भी कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अल्प प्राण, इसमें कौन अल्प प्राण है और कौन महाप्राण है। अल्प माने आप लोग जानते हैं, अल्प माने छोटा होता है, और महा माने महान होता है, बड़ा होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो अल्प मतलब से लीजिएगा, अल्प माने छोटा, और महा मतलब महा। प्राण मतलब वायु, प्राण माने क्या होता है? वायु। ठीक है। प्राण मतलब वायु, हवा। ठीक है। तो ये तो ज़्यादा व्याकरण में हम चले जाएंगे तो आप लोग को मैं जो है शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ उसको नहीं बता पाऊँगा, केवल शॉर्ट टिक आपको बताना चाहता हूँ। तो आप अंग्रेजी में इसको जो क वर्ग है उसको अंग्रेजी में लिखिए। जैसे क लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? के ए। ख लिखेंगे तो के एच ए। ग लिखेंगे तो जी ए। घ लिखेंगे तो जी एच ए। उसके बाद अंगा का लिखेंगे यन ए। ठीक है। अब देखिए जिसमें केवल 2 वर्ड आए, अंग्रेजी का 2 वर्ड है, वो आपका अल्प प्राण है, और जिसमें 3-3 वर्ड आ रहा है वो क्या है? महाप्राण है। ठीक है। क में देखिए सिर्फ क,
ये तो छुपा हुआ रहता है। घ में देखिए केवल घ और अंगा में, ठीक है, ये आपका कौन अक्षर हुआ? अल्प प्राण हुआ, क्योंकि ये जो छोटा है। और ये जो ख है और ग रहेगा यहाँ पर ग रहेगा अंसारी, तो ये ग है आपका, फिर से लिख दे रहा हूँ ग। तो क ग अंगा जो है ये आपका अल्प प्राण है, और ख और घ ये जो आपका कौन अक्षर है? महाप्राण है, ठीक है। तो जिसमें 3-3 अक्षर आएगा वो आप जान लीजिएगा महाप्राण है, और जिसमें 2-2 अक्षर आएगा, कि कोई बच्चे जो है अंग्रेजी में इस तरह से क को सिर्फ के लिखते हैं, और ग को सिर्फ जी लिखते हैं, और अंगा को सिर्फ यन लिखते हैं। तो आप वैसे भी जानिए कि और भी छोटा हो गया है। तो ये जो छोटा वाला है पूरे वर्णमाला में अंग्रेजी में, ये आपका अल्प प्राण है। और ये जो है जिसमें यच जुट जाए, अंग्रेजी में जिसमें यच जुट जाए, यच से आप महाप्राण समझ लीजिएगा, महाप्राण अक्षर, ठीक है। जिस भी अंग्रेजी के अक्षर में यच जुड़ जाए, ठीक है, यच जुड़ जाए, वो कौन वर्ड होगा? महाप्राण, ठीक है। अब आप लोग जान गए हो, क्लियर हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो संयुक्ता जो अल्प प्राण का यह च है, तो च आपका किस तरह आ रहा है? देखिए च, यहाँ देखिए आप, च छ ज झ इया। तो इसमें अल्प प्राण आप लोग बता ही सकते हैं। अल्प प्राण क्या है? च है, ज है और य है। ये आपका क्या है? अल्प प्राण है, क्योंकि इसमें यच नहीं अंग्रेजी में आएगा। और छ और झ ये दोनों क्या है? महाप्राण है, ठीक है। तो ये जो च है अल्प प्राण है, तो कह रहा अल्प प्राण का य में बदलना। क्या यहाँ लिखा हुआ है? अल्प प्राण का य में बदल। तो जो च था, अल्प प्राण था, वो किस में बदल गया? य में बदल गया। तो हम अगर वचन जो है बोलना था, तो अभ्रंश भाषा में वयन बोलते थे। क्या बोलते थे? वयन या वयना बोलते थे, ठीक है। कंचन लिखना था, तो च जो है ये जो अल्प प्राण था, ये किस में बदल गया? य में बदल गया। तो हम वो क्या बोलते हैं? कन्यन। मतलब च को य में परिवर्तन हो गया था अपभ्रंश भाषा के काल में। आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा, महाप्राण को है में परिवर्तन। अब आपको मैं महाप्राण बता रहा हूँ, तो महाप्राण जो थे वह किस में परिवर्तन हो गए थे? महाप्राण में कौन अक्षर? ध, धनुष वाला ध जो था वो है में परिवर्तित हो गया। जैसे आपको दधी लिखना था, तो ध में आपका डी एच आ रहा है, नहीं आ रहा है? द में देखिए दधी लिखना है, तो द और डी एच आई, दधी हो गया। तो इसमें देखिए ए नहीं, ये तो आपका जो है कौन अक्षर है? अल्प प्राण है। ये इसमें आ रहा है, ये महाप्राण है। तो जो ये ध है ये क्या है? महाप्राण है। और ये ध किस में बदल गया? आपका है में बदल। तो जब दधी था वो किस में बदल गया? दही में बदल गया। जबकि ये तत्सम शब्द है दधी, और दही क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक है। तो यह जो है अपभ्रंश भाषा के समय में धनुष वाला ध को किस में लिखा जाता था? ह से हल में लिखा जाता था। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा बात, अगर आपको तद्भव शब्द आ जाए परीक्षा में, जहाँ पर जो है तद्भव तत्सम छाटना हो या तद्भव तत्सम लिखना हो, तो आप जान जाइएगा कि अगर दही है तो उसका तत्सम रूप क्या होगा? ध हो जाएगा। है का क्या हो जाएगा? ध, दधी हो जाएगा। और तद्भव ध जहाँ पर रहेगा उसको आप किस में परिवर्तन कर लेंगे? है में परिवर्तन करें, मात्रा वही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो मतलब व्याकरण होता, मैं यहाँ पर व्याकरण ही पढ़ा रहा हूँ। तो व्याकरण में जो है एक आता है कारक विभक्तियाँ। कारक को ही विभक्तियाँ कहते हैं। कुछ लोग जो है, जो अभी बच्चे हैं 9th क्लास में 10th क्लास में जाते हैं, उनको कभी कहा जाता है कि कारक लिखिए, और कभी कभी कह दिया जाता है विभक्ति लिखिए। तो ये दो चीज़ नहीं है, इसका एक पर्यायवाची नाम है। कारक को ही विभक्तियाँ कहा जाता है। दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अब कर्ता विभक्तियाँ क्या होती हैं? 7-8 होती हैं। संस्कृत में कुछ और होता है, हिंदी में कुछ होता है, उसको जब सब्जेक्ट आएगा उसको मैं पढ़ाऊँगा। तो इसमें देखिए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, ठीक है। तो जो अपभ्रंश भाषा का समय था उसमें जो है ये कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये जो है 6 में जो है एक ही जो है विभक्ति का प्रयोग होता था, केवल ही का, ठीक है। किसका प्रयोग होता था? ही का। जैसे कही, ठीक है, कही। तो ये कही जो था
वो सबके लिए एक ही था, चाहे वो कर्ता में आया हो, चाहे कर्म में आया हो, चाहे करण में आया हो, चाहे संप्रदान में आया हो, चाहे अपदान में हो, चाहे अपकरण में हो, उसका सबका एक ही विभक्ति का प्रयोग होता था, ही का। ठीक है। लेकिन संबंध कारक जो हो, जिसमें काकी के रारी रे होता है, तो उसमें जो है संबंध कारक में उस समय दो जो है वर्णों का, शब्दों का प्रयोग होता था, एक का और दूसरा कर। मतलब हम लोग इस समय काकी के रारी रे कहते हैं, तो समझिए जो का था पहला वर्ण, वो का जो पहला अक्षर था वही का प्रयोग होता, जैसे का की के। तो इसमें जो है अभ्रंश भाषा में ये दोनों बाद में आए, अभ्रंश भाषा में इस समय ये दोनों नहीं थे, केवल उस समय कौन थे, का और कर, यही दो शब्द था। ठीक है, आगे चलते हैं। लिंग। अब जो है जो अभ्रंश भाषा का के समय जो उसका व्याकरण का स्वरूप था, उस समय लिंग कितने थे, दो लिंग, जैसे एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। वचन कितने थे, दो थे, एक वचन एक बहुवचन। ठीक है। काल कितने थे, तीन थे, एक भूतकाल, एक वर्तमान काल, एक भविष्यत काल। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे संस्कृत में जब जाएंगे आप, तो वहाँ आपको जब संस्कृत में जाएंगे तो आपको तीन जो है काल मिलेगा। काल उसमें तो 10 हैं, जिसको हम जो है लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, इस तरह कई कहते हैं। लेकिन जो अभ्रंश भाषा का समय था, उसमें कितने जो है अपभ्रंश, इसमें जो है केवल 3 ही जो है काल थे। कितने काल थे, 3 काल। पहला, जैसे इसके पहले जो बीत चुका है उसको क्या कहते हैं, भूतकाल। जो चल रहा है उसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल। और जो आने वाला है उसको क्या कहते हैं, भविष्य काल। ठीक है। तो ये 3 काल चलता है। संस्कृत में कई काल होते हैं, तो हम उसमें जो अभ्रंश था, भाषा था, उसमें केवल यही आप जानिए कि कितने काल थे, 3 काल थे। ठीक है। दूसरी बात, वचन कितने थे, 2 ही थे। कितने वचन, एक वचन। जब एक वस्तु की बोध जहाँ पर हो उसको क्या कहते हैं, जैसे एक कलम, एक पेन, एक आम, तो ऐसे लोग को, ऐसे वचन को क्या कहते हैं, एक वचन। और जब 2 या 2 से अधिक कोई वस्तु रहे तो वहाँ पर द्विवचन का प्रयोग नहीं होता था, उस समय जो है केवल बहुवचन का प्रयोग होता था। किसका होता था, बहुवचन का प्रयोग होता था। तो वचन भी हो गया आपका 2, केवल काल आपका जो है कितना है, 3, और लिंग भी, जो लिंग है वो भी 2 ही था, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। संस्कृत में आपको नपुंसक लिंग भी मिलेगा। ठीक है। लेकिन हम यहाँ बात अभ्रंश का कर रहे हैं, तो आप लोग इसको याद करिएगा कि लिंग और जो वचन था 2-2 था। लिंग वचन कितना था, 2-2, और जो अब काल मतलब टेंस था कितना, 3 था। कितना था, 3 था। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। अभ्रंश भाषा में जो है जो विशेषण था वो संख्यावाचक विशेषण ही पाया जाता है। तो वह जो है, जो पाली में नहीं था, 10 आदमी। जो अभ्रंश भाषा के पहले आता है जो है प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा के पहले आती है पाली भाषा। तो पाली भाषा में संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा था, पाली में भी नहीं है। तो केवल जो है अभ्रंश भाषा के काल में जो है संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग होने लगा। जैसे 10 आदमी, 5 किलो, ये जो है क्या, कौन सा वाक्य है, 10 आदमी 5 किलो, ये कौन है, ये है आप जब किसी भी वस्तु या जो है के आगे किसी संख्या का बोध हो, जिसके, या इस भाषा में आप कह सकते हैं कि किसी भी संज्ञा सर्वनाम के आगे जब कोई संख्या आ जाए तो उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है आदमी, क्या लिखा, आदमी। अब आदमी क्या है, ये संज्ञा है। ठीक है। अब ये संज्ञा है, तो इस संज्ञा में अभी विशेषण नहीं लगा है। जब यहाँ पर हम 2 कह देंगे तो हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। जब यहाँ 2 लिखी तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लीटर लिखा द्रव्य में, अब इस ये लीटर है, द्रव्य में है, लेकिन इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 5 लीटर,
तो ये क्या हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा के समय जो है आपका संख्यावाचक विशेषण की विशेषता पाई जाती थी, याद रखिएगा आप लोग। सर्वनाम में आइए, तो सर्वनाम मतलब आप ही जान रहे हैं, जहाँ पर संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। उदाहरण के रूप में आपको मैं दिखा दूं कि जैसे हम यहाँ लिखें राम जाता है। ठीक, अब ये राम क्या है, संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। लेकिन अगर हम दूसरा सेंटेंस लिखें कि वह जाता है, तो वह जो है क्या है, सर्वनाम है। क्या है, यहाँ देखिए, जैसे राम जाता है, ये जो राम जाता है ये आपका राम जो है, राम, सीता, गीता, ये सब क्या हैं, ये आपका संज्ञा है। तो ये संज्ञा जो है और वह अगर इसी को हम दूसरे वाक्य में लिखें वह जाता है, तो वह जो है क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही गंभीर बातें हैं। छोटे छोटे हमारे बच्चे होते हैं, हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चों को सब कुछ आता है, हमारा बच्चा बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। लेकिन जब उसको हम संज्ञा, सर्वनाम के विषय में, विशेषण के विषय में, क्रिया के विषय में बात करते हैं तो उसको कुछ भी नहीं मालूम होता है। तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि हमारे बच्चों को मतलब आता है, लेकिन उसका गुण जानकारी नहीं है। इस नाते मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इसको भी थोड़ा सा जानकारी कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको आता ही है। ठीक है, और हर व्यक्ति में जो है ये नहीं होता कि सर्वगुण संपन्न हो सकता है। किसी का हिंदी मजबूत होगा, किसी का संस्कृत मजबूत होगा, किसी का मैथ मजबूत होगा। तो ये जो है ये आदमी का व्यक्तिगत विशेषता है। किसी पर आदमी को हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग जो है अपने अंदर कभी कमी महसूस न करें। और कहा गया है जब से जागो तब से सवेरा। आपका मैथ कमज़ोर है, आपका हिंदी कमज़ोर है, तो ये मत सोचिए कि मैं जो है मुझको हिंदी नहीं आएगी। आप पढ़िए, ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपकी हिंदी चाहे मैथ जो है सब ठीक हो जाएगा। जब से जागो तब से सवेरा। ठीक है, तो सर्वनाम का जो परिभाषा हो क्या है कि इस संज्ञा के स्थान पर, यहाँ देखिए, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। अब जो है यहाँ पर तो वह है, लेकिन आज की डेट में वह है। लेकिन पूर्व ज़माने में जो अपभ्रंश भाषा का काल था उस समय कैसे हम कहते थे, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तुम्हें, तोहार, हम, हमार। ठीक है, तो उस समय जो सर्वनाम का प्रयोग हो रहा था वो इसी तरह हो रहा था, तुम्हें, तोहार, हम, हमार। अभी भी जो है भ्रंश भाषा का प्रयोग हो रहा है। और जो लोग हम तद्भव में बोलते हैं, हम, तोहार, हम, तोहार भाई, तोहार दादा, तोहार माई, इस तरह बोलते हैं ना, हम खैली, हम गैली हैं, तो या तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, हमार भैया, हमार बहन, इस तरह से देखिए आप लोग, अभी हम लोग जो है अवधी भाषा में इसी अपभ्रंश का प्रयोग करते हैं जो है पूर्व काल में करते थे। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए जो हमारा ये लास्ट जो है चीज़ है, तो इसको देखिएगा आप। यहाँ पर शब्दों का क्रम है, तो जो शब्दों का क्रम था वह यहाँ आपको मैं बता दूँ। आप जानते ही हैं कि पहले जो है कौन था, वैदिक संस्कृत था, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या आया, इस जो है लौकिक संस्कृत आया, लौकिक संस्कृत। ये जो है प्राचीन आर्य भाषा है, प्राचीन आर्य भाषा है। ठीक है, उसके बाद ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 आया आपका मध्यकालीन, मध्यकालीन आर्य भाषा। ठीक है, इसमें 3 आया। ये जो है आपका पहला आया पाली, और दूसरा आया प्राकृत, और तीसरा आपका आया जो है अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद इसमें अवहट्ट भी आता है। ठीक है,
कुछ विद्वान अपभ्रंश को ही अवहट्ट कहते हैं और कुछ विद्वान अवहट्ट को ही अपभ्रंश कहते हैं, जबकि अपभ्रंश पहले आया है 5वीं शताब्दी से 1000 ईसा पूर्व, और अवहट्ट का जो समय था वो 500 से 1000 ईसा तक था, और अवहट्ट का जो समय था वो 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक था। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस प्रकार जो अपभ्रंश तो यहाँ आया। ठीक है, तो अपभ्रंश के बाद की बात है, यहाँ तक तो आप जान ही गए कि अपभ्रंश तक तो जो है इसको मध्यकालीन आर्य भाषा कहते हैं और इसको जो है प्राचीन आर्य भाषा कहते हैं। वैदिक संस्कृत में वेदों पुराणों की रचना हुई थी। लौकिक संस्कृत में आपका जो है महाभारत रामायण जो संस्कृत में लिखा गया संस्कृत भाषा में, उसकी रचना हुई। फिर पाली में जो है महात्मा बुद्ध का उपदेश है। ठीक है, और प्राकृत में महावीर जैन का उपदेश है। ठीक है, अपभ्रंश अवहट्ट में आपको मैंने बता ही दिया कि स्वयंभू कवि का, धनपाल जी का और कड़प्पा और सरहप्पा का रचनाएं हैं, और विद्यापति का कीर्ति पताका कीर्तिलता है। तो ये अपभ्रंश भाषा तक तो मैंने यहाँ आपको एक चित्र के माध्यम से, एक मानचित्र के माध्यम से मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन यहाँ मैं जो बता रहा हूँ इसके बाद का समय को बता रहा हूँ कि यहाँ के बाद एक कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, अपभ्रंश भाषा में कैसे कैसे सुधार होते होते हिंदी के रूप में आया। ठीक है, हिंदी के रूप में यह कैसे आया। ठीक है, यहाँ ये चीज़ है कि अपभ्रंश भाषा से सुधार होते होते, क्रमिक सुधार होते होते कैसे वो हिंदी, हमारी हिंदी आज की डेट में बनी, तो वह चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो अपभ्रंश भाषा का क्रमिक विकास, तो आपको मैंने एक सूत्र दे रहा हूँ कि आप उस सूत्र से कभी भी आ जाएगा अपभ्रंश भाषा का क्रमिक विकास कैसे हुआ। तो आप एक सूत्र याद रखिएगा, तद तव देवी, माने उसके बाद देवी। ठीक है, तद तत देवी। ठीक है, तो तद से आप उठाइएगा तद्भव। ठीक है, उसके बाद तत्सम, उसके बाद दे से आप उठाइएगा देशज, और बी से उठाइएगा विदेशज, तव से तत्सम और तद से तद्भव। ठीक है, तो कैसे आप याद करेंगे अपभ्रंश भाषा का क्रमिक विकास, तद तव तद तत देवी, तद तत देवी। ठीक है, वैसे भी आप जानते ही हैं कि कोई भी सामान जब पहले बनता है, जैसे साइकिल मैकमिलन ने बनाया या हवाई जहाज़ हमारे राइटर ब्रदर्स ने बनाया, तो क्या आधुनिक हवाई जहाज़ उन्होंने बनाया था वो तत्सम रूप नहीं था, उसका पहले वो जिन्होंने बनाया था वो तद्भव रूप था। ठीक है, साइकिल जो बनाया था वो पहले तद्भव मतलब बिगड़ा भ्रंश रूप था। ठीक है, केवल उसमें 2 पहिया था और उसमें एक फार्म था और 2 चैन था और पैडल था। ठीक है, तो इस प्रकार का वो साइकिल था। याद कराने के लिए मैं दिमाग में एक चित्र ज़रूर डालता हूँ कि जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज़ रहे। इस जो है मैकमिलन ने जो साइकिल बनाया वो मात्र कुछ नहीं था, बस ऐसे था, इसमें एक ऐसे निकला था। ठीक है, और एक यहाँ था, यहाँ बैठने वाला हो गया और इसका ये हैंडल हो गया। ठीक है, बस ऐसे ही साधारण साइकिल थी। ठीक है, लेकिन ये जो साधारण साइकिल है जिसको हम अपभ्रंश भी कह सकते हैं, एक रूप से अपभ्रंश भी कह सकते हैं, इसको हम तद्भव भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आधुनिक साइकिल बनी है उसको हम क्या कह सकते हैं, तत्सम। क्या कह सकते हैं, तत्सम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी आज, और वो भी आज के डेट में तत्सम है, आज के 500 साल के बाद वो भी जो आज हम देख रहे हैं वो तद्भव हो जाएगा, और वो फिर आगे के जो हमारी 5, 6, 7th जनरेशन, 8th जनरेशन आएगी उसके लिए हमारा जो आधुनिक है वो तद्भव हो जाएगा और उनके लिए वो तत्सम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्रम चलता रहता है। तो कहने का मतलब आपको इस चित्र के दिखाने का माध्यम यह था कि पहले तद्भव आया कि पहले तत्सम आया। क्या आया पहले? जो पहले आदि मानव थे वो तद्भव रूप में थे कि तत्सम रूप में थे? कहने का मतलब वो तद्भव रूप में थे, और वो धीरे धीरे क्रमिक सुधार होते होते वो हमारे आज के डेट में हम लोग जो वर्तमान मानव हैं उस तरह हैं। तो आपको मात्र इस 2 चीज़ का मैं अंतर पहले दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम कोई भी भाषा उसी तरह सुधार होती है, या कोई भी संगीत पहले बनता है तो किस रूप में बनता है? पहले तद्भव रूप में, उसके बाद उसमें सुधार होता है, उसी सुधार का नाम ही तत्सम है। ठीक है, उसके बाद ये 2 चीज़ क्लियर हो गया, पहले तद्भव आया फिर तत्सम। दूसरा है देशज और विदेशज। देशज का मतलब वो देश की मूल भाषा तो जो थी वो थी ही, कुछ विदेशी जब आ गए तो वो अपने साथ अपने भाषा भी लेकर आए, जैसे अरबी जो है, इराकी, यूरोपियन,
ठीक है। तो वो अपने साथ जब ले आए तो वो विदेशी जाए, तो पहले देशज भाषा रहेगी कि पहले विदेशज भाषा रहेगी? पहले देशज रहेगी, और देश में जब विदेश के लोग आएंगे तो उसमें मिश्रण हो जाता है, खिचड़ी हो जाता है, तो वो खिचड़ी भाषा बाद में आई होगी, तो इस नाते विदेशज हो गया। तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए कि जो है जो हिंदी अपभ्रंश भाषा का क्रमिक विकास है, यहाँ आप देख सकते हैं, जो अपभ्रंश भाषा का क्रमिक विकास है वो पहले कैसे हुआ है? तद तत् दे वी, तद से तद्भव, तत् से तत्सम, दे से देशज और वी से विदेशज। अगर हमारा पढ़ाया हुआ यह चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, ये मेरा जो ट्रिक मैंने बताया है अगर आपको समझ में आया हो, तो हमारे जो है इस वीडियो में कमेंट अवश्य करेंगे, अपना आत्मिक कमेंट अवश्य करेंगे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, जिससे हमारा अगला वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो और ऐसे जो मैं आपको ट्रिक बनाया हूँ खुल करके, ये ट्रिक जो है आपको आगे के वीडियो में मिलता रहे। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे बच्चे भी हैं, वो को भी कोई चीज़ याद नहीं करते हैं, मैं इस तरह खोल कर उनको पढ़ा देता हूँ, और बाद में उनसे आप कभी भी पूछिए उस तरह वो बताएंगे। तो आप लोग भी हमारे बच्चे हैं, हमारे चाहे वो प्राइमरी के बच्चे हों, चाहे वो हमारे प्राइवेट के बच्चे हों, सभी हमारे बच्चे हैं, आप लोग भी हमारे बच्चे हैं। तो हम ऐसा या पढ़ाना जो है पढ़ाई कराते हैं कि जिससे आपको कोई चीज़ याद न करना पड़ता, बस आपके मानचित्र में मैं बैठाने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।